Hello everyone, I wish you a very fresh good morning. This is Shamsheer from Modern English Classes. Dear student, today we are going to learn a most important topic, omission of article. Means कि आज हम सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि कहाँ पर omission of article का यानी यूज होता है। मीन्स कि कहने का मतलब ये है omission of article मीन्स कि कहाँ पर आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। आज तक हमने ये सीखा कि कहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप आर्टिकल का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, नहीं तो आप बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और नोटबुक और पेन के साथ आप इस वीडियो को देखें, ताकि जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप जल्दी से उसे अपने नोटबुक में नोट कर ले, ताकि वो कभी जीवन भर आपको भूलेगा नहीं। सो आइए बिना देर के शुरू करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि नो आर्टिकल मीन्स कि नो यूज ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। यानी कि ओमिशन जो शब्द है, ये जो ओमिशन, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये ओमिट शब्द से बना है स्टूडेंट। किससे बना है? ओमिट शब्द से, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है रिमूव करना, यानी हटाना या मिटाना, यानी किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना या मिटा देना। यानी कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी कि ए एंड द, इनका यूज कहाँ पर नहीं होता है। हम इसके बारे में अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो के पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि कहाँ पे ए एंड द का यूज होता है। सो देखिए हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, यानी कि जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके ठीक बाद नाउन आएगा स्टूडेंट, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले देखिए ये सारे के सारे ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जैसे माई है, आवर है, अस, योर, इट्स, देयर, हर, हिज and each, every, either और neither। इसमें नो भी आता है, नो से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं इस बार। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जितने भी वर्ड हैं, ये सारे वर्ड बिलोंग करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव से। मीन्स कि ये सारे वर्ड जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। इसमें थोड़ा सा एक अलग है, इसमें ये जो है ईच, यानी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, यानी कि ये जो चारों वर्ड है ये वर्ड प्रोनाउन भी होते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये वो क्या कह रहा है कि जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसके ठीक बाद स्टूडेंट नाउन का हम यूज करते हैं। यानी कि जब भी सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव दिखे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि कैसे होता है। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जाम में कैसे कर सकता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ईच अ बॉय एंड ईच गर्ल आर गुड, यानी कि ईच अ बॉय एंड ईच गर्ल आर गुड। अब ये क्या करेगा, इसमें आपको स्लैश देगा, ऐसे ये 3 स्लैश देगा और इसमें से बोलेगा कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग है। यानी कि आपको इसमें से चूज करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है, नो एरर चूज करना है इसमें स्टूडेंट्स। तो आप क्या सोचोगे, आपका सेंस क्या सोचेगा? सपोज पहले मान लो कि हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, तो आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे? ईच अ बॉय, फर्स्ट ईच अ बॉय आपने सोचा, एंड ईच गर्ल, यानी कि आपने सोचा कि यहाँ पे अ है, आर्टिकल अ है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए भी होना चाहिए। आप क्या करोगे, इसको राउंड कर देंगे, यानी आप ये कहेंगे कि ये वाला जो
सेंटेंस, ये सॉरी ये वाला जो वर्ड है यानी ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि आप इस पे ट्रिक करेंगे। और उसके बाद आगे आर गुड, लेकिन इसमें कई जगह फॉल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या फॉल्ट है। स्टूडेंट सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, यानी कि जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं उसके बाद नाउन आता है, बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, ना इनडेफिनिट आएगा, ना डेफिनिट आएगा। और अब बात करते हैं इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन राइट है। इस आर्टिकल जो ईच है इसके बाद आर्टिकल नहीं आया है, सीधा नाउन आया है। अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो डियर स्टूडेंट, जहां भी ईच और एवरी, ईदर और नीदर की बात की जाए, ईच और एवरी जिस भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। स्टूडेंट वो हमेशा सिंगुलर होता है किसी एक पर्सन, क्योंकि जो ईच है वो केवल एक ही पर्सन को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी में अगला एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लो अगला एग्जांपल हमारा ये कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा अगला एग्जांपल हमारा दिस इज माई पेन, और इसमें एक और, इसमें एक और दे दे आप ऐसे, दिस इज माई पेन। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इन दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है, आर्टिकल नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है, और ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका सेंटेंस राइट है। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, आवर, अस, योर, इट्स, देयर, हर, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, यानी जितने भी ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद स्टूडेंट नाउन आता है, आर्टिकल बीच में नहीं आता है। तो हमारा ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं अपने अगले वाले कॉन्सेप्ट यानी दूसरे कॉन्सेप्ट को, कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, कि हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि हमारा जो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हम जब द का यूज करते हैं तो वो उनके पूरे क्लास को ही चेंज करते हैं, यानी कि उसके क्लास को ही इंडिकेट करने लगते हैं। लगता है आप समझे नहीं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है पुअर, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है पुअर, यानी ये एडजेक्टिव है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है रिच, ये भी एडजेक्टिव है। लेम, ये भी एडजेक्टिव है। डीप, ये भी एडजेक्टिव है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा यंग, ये भी एडजेक्टिव है। यानी कि हमने कुछ एडजेक्टिव लिया है आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स के थ्रू। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो पुअर है ये सिंगुलर पर्सन को इंडिकेट करेगा। पुअर यानी क्या होता है? गरीब, यानी कि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, गरीब। अगर हम यहाँ पे इसके पहले द लगाएं तो ये गरीब के पूरे लोग को इंडिकेट करने लगेगा, यानी जो पूरे जो गरीब होते हैं, यानी कई लोगों को, यानी गरीब के क्लास को। यानी कि सपोज मान लो कि कोई ऐसा स्टेट है या फिर कोई ऐसा विलेज है जिसमें केवल गरीब ही रहते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ केवल गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोग, यानी कि गरीब के पहले हम क्या करेंगे? द का यूज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गरीब लोग। यानी कि सेंस ये हुआ कि एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव जो होगा वो अपने पूरे क्लास को इंडिकेट करेगा, यानी पूरे वर्ग को बताएगा, मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा। स्टूडेंट दूसरी बात, अगर हम रिच के पहले करते हैं तो वही सेम एग्जांपल है। अगर रिच के पहले करेंगे तो अमीर लोग हो जाएगा, अमीर लोग, यानी कि जितने भी अमीर लोग हैं यानी अमीर लोगों की बात हो जाएगी। इसी तरह से लेम, लेम के पहले हम द का यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लंगड़े लोग। क्या हो जाएगा? लंगड़े लोग, मीन्स कि वहाँ लंगड़े लोग रहते हैं। अगर बात की जाए द नहीं लगाते हैं तो हम कहें कि वहाँ बस एक लंगड़ा रहता है या वहाँ लंगड़ा रहता है, तो ये बात अलग है। लेकिन अगर उसके पहले हम द लगाते हैं तो वो उसके पूरे क्लास को डिफाइन करता है। स्टूडेंट अगर यहाँ पे फिर द यहाँ पे भी लगाए तो डिफ यानी बाहरी लोग, बाहरी लोग यानी जितने भी बहरे लोग, वहाँ पे केवल बहरे लोग रहते हैं। बात करें यहाँ पे फिर द तो यहाँ पे केवल नौजवान लोग रहते हैं,
नौजवान लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि उनके पहले अगर हम द लगा दें तो वो उसके क्लास को डिफाइन करेगा, यानी कि उसके वर्ग को बताएगा स्टूडेंट हमारा। अब देखते हैं अगला अपना तीसरा कॉन्सेप्ट कि हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। डियर फ्रेंड्स, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, देखिएगा हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उनके पहले, यानी कि भाषा के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यानी कि किसी भी आर्टिकल का हम द का यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये है लैंग्वेज, हमने बात करी लैंग्वेज की कि जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, अब एक ही लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो उसके पहले द का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जांपल देखिएगा। हमने लिखा कि द इंग्लिश इज spoken in the England। हमने लिखा है कि द इंग्लिश इज स्पोकन इन द इंग्लैंड। अब इसको आप ये बताइए कि क्या ये, अगर सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया है कि लैंग्वेज के पहले द का यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अगर हमने यहाँ पे केवल इतना लिखा या फिर इतना लिखा और नहीं बताया तो आपके हिसाब से ये सेंटेंस सही था। क्यों सही था, मैं आपको ये भी बताऊंगा। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, अगला मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश इज spoken in the England। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के पहले द का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये इंग्लिश एक भाषा है, इसका मतलब ये, और इसके पहले हमने द का यूज किया है। यहाँ पे इंग्लिश एक भाषा है और इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का नो यूज, यानी आर्टिकल का कोई यूज नहीं, वो हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा द इंग्लिश इज स्पोकन इन द इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लिश है वो केवल कहाँ बोली जाती है, इंग्लैंड में। इस सेंटेंस का सेंस ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो इंग्लिश भाषा है वो केवल इंग्लैंड में बोली जाती है और कहीं नहीं। और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंग्लिश भाषा मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो, आप सीख कर बोल सकते हो, कोई भी पर्सन बोल सकता है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो इंग्लिश है इसके पहले हमने द लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश केवल वहीं बोली जाती है, यानी कि जिस जगह की बात हो रही है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। क्योंकि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन ये सब लोग यूज करते हैं ना, ये कॉमन लैंग्वेज है, ये लोग सब यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेट किया है ना कि केवल इंग्लैंड में बोली जाती है, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। सही क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन द इंग्लैंड, यानी कि जो अंग्रेजी है वो इंग्लैंड में बोली जाती है, ये बात सही है। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी इज स्पोकन इन द इंडिया, तो ये भी करेक्ट है कि हिंदी जो है भारत में बोली जाती है। लेकिन अगर मैं उसी को डेफिनेट कर दूं, हम ये कहूँ कि द पीपल ऑफ इंडिया, अगर मैं ये कहूँ कि द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, यहाँ पे देखिएगा द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, यानी कि भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब आप खुद समझिए, इसको अपने दिमाग में विचार करिए कि क्या ये सेंटेंस राइट है कि भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि बस भारत के ही लोग, यानी हमने पहले द का यूज किया है डेफिनेट आर्टिकल द का यहाँ भी, यानी कि जो भारत के लोग हैं क्या बस भारत के ही लोग हिंदी का यूज करते हैं? नहीं स्टूडेंट, भारत के लोग कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और भारत के ही लोग नहीं, कहीं के भी लोग कोई सा भी लैंग्वेज सीख कर वो यूज कर सकते हैं। एक एक पर्सन बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी में बात की जाए नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज की, यानी कि हम यहाँ पे हम ये कह दें, ये जो लैंग्वेज आया है इसके पहले नेम ऑफ लैंग्वेज आ जाए, क्या आ जाए, नेम ऑफ, सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने लैंग्वेज लिखा है, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज आ जाए तो उसके पहले हम द का यूज कर देते हैं, यानी कि नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज आए तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए हमने कहा कि डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, यानी कि जो जर्मन कंट्री का नाम है, और उसके बाद हमने लैंग्वेज की बात करी, यानी कि लैंग्वेज से पहले हमने द का यूज इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको डेफिनेट किया, वहां पे मैंने निश्चित किया कि क्या, मैंने बस आपको यही बोला कि क्या जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि
अगर मैं ये बात कहूँ कि हम अगर आपको सर्टेन करके मैं ये बात बोलूँ, यानी कि निश्चित करके डेफिनेट करके ये बात बोलूँ, तो वहाँ पे नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि उस कंट्री का नाम आए और उसके बाद लैंग्वेज आए, तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, जो हम तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज का यूज हो तो नेम ऑफ लैंग्वेज यानी उस कंट्री के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं स्टूडेंट। सो अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इनके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, या फिर आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट। कैसे नहीं करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में कहा कि द फिजिक्स is the difficult subject, यानी कि द फिजिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यानी कि देखिए हमने फिजिक्स, ये जो फिजिक्स है ये एक क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, और इसके पहले हमने क्या किया है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके पहले हमने यूज कर दिया, तो हमने उस सब्जेक्ट को डेफिनेट कर दिया कि ये जो सब्जेक्ट है और इसकी जो क्वालिटी है वो ट्रू है, राइट है। इसका द लगाने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब आप, इसका सेंस ये हुआ कि जो फिजिक्स है वो डिफिकल्ट है। अब अगर आप एक बात बताओ कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है या इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर डिफिकल्ट होता तो क्या आप सीख पाते? नहीं सीख पाते स्टूडेंट। यानी कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं होता है, वो सारा चीज कॉमन होता है सबके लिए। सब्जेक्ट कब डिफिकल्ट होता है? किसी एक पर्सन के लिए होता है, किसी 2 पर्सन के लिए होता है, किसी 5 पर्सन के लिए होता है। सारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं सबके लिए वो सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है, वीक नहीं होता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि ये वाला जो है, वो टीचर अगर किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट टीच करता है तो हम एकदम आराम से पढ़ लेते हैं और वो चीज़ हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है, और इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। यानी कि द का यूज करने का तात्पर्य यहाँ पे सेंस ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स है वो हार्ड है, वो डिफिकल्ट है, यानी कि हम उसे सीख नहीं सकते। द लगाने का मतलब ये हुआ। अगर मैं बस द हटा के कहूँ कि फिजिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ये बात कॉमन है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, सचमुच में डिफिकल्ट है। अगर हम इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम ना तो कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं कि कहाँ पे हम द का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम द का यूज अगर कर दिए तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, अगर यहाँ पे द का यूज नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कहाँ पे नहीं करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर। यानी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि द फिजिक्स ऑफ मोहन इज पुअर। यानी कि जो मोहन का सब्जेक्ट, यानी जो मोहन का फिजिक्स है वो क्या है? पुअर है। यहाँ पे हमने मोहन को डेफिनेट किया है स्टूडेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मोहन को क्या किया है? डेफिनेट किया है कि जो मोहन का ये जो फिजिक्स है वो क्या है? कमजोर है। यानी कि मोहन का जो फिजिक्स है वो कमजोर है। यानी कि यहाँ पे किसी एक पर्सन की, यानी यहाँ पे किसी एक पर्सन को हमने डेफिनेट कर दिया, इसलिए इसके पहले हम द का यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं। यानी कि मान लो एक क्लास है, क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और क्या होता है कि 5 बच्चे बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, 2-3 बच्चे कमजोर रहते हैं। उनमें से किसी का नाम मोहन है, तो मान लो हमने वहाँ पे डेफिनेट कर दिया कि मोहन का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो क्या है? कमजोर है। यानी कि हमने डेफिनेट कर दिया, तो इस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द यानी कि द का यूज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कॉमनली तो हम द का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट। अगर द का यूज करेंगे उस सिचुएशन में तो वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इस कंडीशन में करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर हम द का यूज नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस राइट होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट। हमारा अगला कॉन्सेप्ट यानी कि 5वां रूल ये है कि बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के साधन जितने भी होते हैं, यानी यातायात के जितने भी साधन होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कह लूँ कि बस, ट्रेन और एरोप्लेन
या फिर बस या फिर कार, यानी कि ये जो चीज़ें हैं बाइक, ये सारी चीज़ें जो हैं यातायात के साधन है, जिप्सी भी आप बोल सकते हो, जीप जिसको बोलते हैं, ये सभी यातायात के साधन है। और इनके बाद यानी कि इनके पहले यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, यानी परिवहन के साधन का जहाँ भी नाम आए तो उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और किस कंडीशन में करते हैं ये भी मैं आपको अभी इसी एग्जाम्पल में समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम कमिंग बाई द ट्रेन। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें हमने लिखा आई एम कमिंग बाई ट्रेन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा आई एम कमिंग बाई द ट्रेन, यानी कि अभी मैंने कहा कि जितने भी ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि परिवहन के जितने भी यातायात के साधन होते हैं उनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई भी आर्टिकल आया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि मैंने ये कहा कि आई एम कमिंग बाई द ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ या मैं ट्रेन द्वारा आ रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे द का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेन को डेफिनेट नहीं किया कि हम किस ट्रेन से आ रहे हैं। अगर हम बस यहाँ पे ट्रेन बोले हैं तो इसके पहले द का यूज कर दिया है तो सेंटेंस इसीलिए रॉन्ग हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेन का नाम ले लेता, फॉर एग्जाम्पल इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, इस तरह से किसी भी ट्रेन का अगर हम यहाँ पे नाम ले लेते तो हम यहाँ पे द का यूज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे किसी भी ट्रेन का नाम नहीं लिया है। केवल मैंने कहा कि ट्रेन से आ रहा हूं तो इसीलिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल से बोलेंगे आई एम कमिंग बाई ट्रेन। अगर हम यहाँ पे द नहीं लगाते तो केवल बाई ट्रेन करेंगे, यानी कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे एग्जाम्पल की। मान लो मैं ये कहा कि आई एम कमिंग बाई कार, यानी कि यहाँ पे देखिए आई एम कमिंग बाई कार, यानी मैं कार से आ रहा हूँ या मैं कार द्वारा आ रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यानी यहाँ पे भी मैं अगर निश्चित कर देता कि किस कार से आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऑडी कार है, BMW है या फिर मारुति सुजुकी, कई सारी कार्स हैं, अगर मैं उसमें से किसी का भी नाम लेता तो हम बाई के बाद द का यूज कर सकते थे, यानी इस नाउन के पहले हम द का यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने केवल ये कहा कि मैं कार से आ रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब किस कंडीशन में होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने उसका नाम लिया होता कि कौन सी ट्रेन है या फिर कौन सी कार है तो हम उस कंडीशन में यूज कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर वो डेफिनिट है कि मैं मतलब डेफिनिट करके मैं यानी कि वो चीज़ डेफिनिट है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम डेफिनेट कर दे रहे हैं उस परिवहन के साधन को, यातायात के साधन को, तो हम उसके पहले हम द लगा देंगे। लेकिन अगर डेफिनेट नहीं करते हैं तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसी में एक और देख लीजिए स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल ये है कि किस कंडीशन में करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि he has to buy a कार, यहाँ पे देखिएगा हम कार से पहले, चूंकि नाम भी नहीं आया है और इसके पहले हमने आर्टिकल अ का यूज किया है, इसलिए किया है क्योंकि हम किसी से ये बात बोल रहे हैं कि मुझे एक कार खरीदना है। सो स्टूडेंट, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं ये मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। सो बस आज के लिए इतना।